हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश की यूनिट थर्ड, जिसमें हम करने वाले हैं आज यूनिट थर्ड का फाइनल पार्ट, जिसमें कि मैं यूनिट थर्ड की कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिनको हमने पार्ट्स में डिस्कस किया था, जिसमें हमने फ्लैशबैक, फॉइल, फॉरशैडोइंग, ह्यूब्रिस एंड नेमेसिस को डिस्कस किया था। तो आज हम करने वाले हैं मोटिव, प्रोलॉग एंड एपिलॉग, और ये हमारे होंगे लास्ट टॉपिक इस यूनिट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएटेड है। तो प्लेलिस्ट से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। बाकी किसी भी लेक्चर के नोट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मोटिव। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ मोटिव। तो मेनली मोटिव की जो डेफिनेशन है कुछ इस तरीके से है: अ मोटिव इज़ अ रिकरिंग नैरेटिव एलिमेंट विद सिंबलिक सिग्निफिकेंस एंड इट मे बी अ सिंबल कॉन्सेप्ट और अ प्लॉट स्ट्रक्चर दैट surfaces repeatedly in the text. Motive must be related to the central idea of the work and should always end up reinforcing the author's overall message. तो ये हो गई हमारी छोटी सी डेफिनेशन, क्योंकि जो पेपर होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, तो आंसर्स आपको लिखने के लिए कुछ मटेरियल की नीड होगी, तो उसमें आप ये आंसर लिख सकते हो। और दूसरा, अगर मोटिव की बात करें तो देखिए, मोटिव वो एलिमेंट है या वो आपका ड्रामा का एलिमेंट या लिटरेरी टर्म है जिसको कि राइटर और पोइट तब यूज़ करते हैं जब उनको अपने ड्रामा को रिप्रेजेंट करने से पहले और लिखने से पहले कुछ प्लॉट, मतलब कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ सिंबल्स का जो वो यूज़ करता है, वही आपके मोटिव कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आप ड्रामा लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि स्टोरी जो है आपकी वो कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगी, कहीं पे भी एंड हो जाएगी, या कोई भी इवेंट कहीं पे भी हो जाएगा। लाइक आपने कुछ चीज़ें फ्लैशबैक में काफ़ी पहले दिखा दी हैं बट बाद में उनका कोई यूज़ ही नहीं हुआ है, या फिर मान लीजिए आपने स्टोरी का लास्ट पार्ट पहले दिखा दिया है और उसके बाद उस लास्ट पार्ट से कनेक्टेड चीज़ें पूरे ड्रामा में आपको कहीं पे भी नहीं दिखती हैं, तो काफ़ी मोनोटोनस होगा वो, और बिल्कुल भी इररिलेवेंस, मतलब रेलेवेंस तो बिल्कुल होगा ही नहीं वो किसी भी चीज़ से रिलेटिव, और ना ही फिर आप उसको एक तरीके से समझ पाओगे कि उसमें क्या चीज़ें कहाँ से हो रही हैं। तो स्टोरी का ओवरऑल आइडिया क्या है, क्या मैसेज आपको वो ड्रामा देना चाहता है, क्या उसकी थीम थी, तो वो सारी चीज़ें समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मोटिव वही एलिमेंट है आपका, वही टर्म है जिसको कि राइटर यूज़ करता है कि जब भी उसको कोई ड्रामा लिखना होता है, या जब भी ड्रामा शो पे मतलब सॉरी, जब भी आपका ड्रामा स्टेज पे रिप्रेजेंट होना होता है, उससे पहले जो वो स्ट्रक्चर प्रिपेयर करता है कि किस टॉपिक को उसको पहले दिखाना है, किस टॉपिक को बाद में दिखाना है, किस कैरेक्टर को कहाँ पे यूज़ करना है। तो ये जो जितनी भी सारी प्लानिंग होती है, ये जो प्लॉट स्ट्रक्चर होता है, यही आपका कहलाता है मोटिव। देखिए, मोटिव एक तरीके से एक सेंट्रल आइडिया के तौर पे वर्क करता है कि पूरी स्टोरी का एक सार कह लीजिए या उस स्टोरी का मैसेज कह लीजिए। और दूसरा, यही वो मोटिव है जो राइटर की जो स्टोरी है या जो ओवरऑल वो मैसेज देना चाहता है आपको अपने वर्क में, उसको थोड़ा मजबूत बना बना के रखता है। ठीक है, तो रीइंफोर्सिंग का काम करता है ये मोटिव। तो आई होप क्लियर है, छोटा सा टॉपिक है और काफ़ी ईजी सी इसकी डेफिनेशन है। तो अगर हम बात करें वाई डू राइटर्स यूज़ मोटिव, सो देयर आर नंबर ऑफ रीजन्स वाई राइटर्स यूज़ मोटिव, सो विल सी 4 of them. So first one is they help writers organizing symbols, plot and developments and imagery into broader pattern that emphasizes the main theme of the work. देखिए, राइटर का जो वर्क का मेन थीम है उसको एम्फेसाइज करने के लिए, उसका थोड़ा सा प्रेशराइज करने के लिए, या फिर उसको अच्छा दिखाने के लिए, एंटरटेनिंग बनाए रखने के लिए, और आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में बना रहे, तो उसके लिए राइटर कुछ सिंबल्स का, कुछ प्लॉट्स का, या कई बार कुछ इमेजनरी कॉन्सेप्ट्स को भी यूज़ करता है। दैट इज़ कॉल्ड मोटिव। तो मोटिव का यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर स्टोरी हम एक पैटर्न में, एक सीक्वेंस में नहीं रखते हैं, तो मान लीजिए कि बीच बीच में कोई पर्सन है वो आपको थोड़ी बहुत स्टोरी सुना देता है, कहीं कहीं से आपको क्लिप्स दिखा दी जाती हैं, और एंड में क्या था वो आपको पता ही नहीं चलता है। मतलब स्टोरी में जो मेन हमारा हीरो है, हम उसी को दिखा देते हैं कि उसी की डेथ हो जाती है, और विलन का क्या हुआ या विलन के साथ में क्या हुआ वो सब चीज़ें नहीं दिखाते हैं। तो फिर वो काफ़ी, मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से सोचना ही मुश्किल होगा कि आखिर में राइटर आपको मैसेज क्या देना चाहता था। ठीक है, तो इसलिए मोटिव का यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। Also, motive gives a work a sense of structure and continuity by creating patterns that recur throughout the work. तो पूरे ड्रामा के थ्रू, पूरे उसके रिटन वर्क के थ्रू जो आपको पैटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं, जो स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आता है, एक वो आपका वर्क ऑफ सेंस बनाए रखता है। ठीक है, मतलब स्टोरी अगर सीक्वेंसली पैटर्न वाइज चलती रहती है तो समझना काफ़ी ईजी होगा। बट मान लीजिए कि आपको किसी कैरेक्टर का बचपन दिखा दिया जाए और सीधा आपको बता दिया जाए कि हाँ, इस मोमेंट पे आके उसकी डेथ हो जाती है, तो काफ़ी समझना डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि लास्ट में या फिर
मिडल में उसके साथ क्या चीज़ें रहीं, कैसे बचपन से सीधा डेथ तक का उसने जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल किया, कि बीच में उसके साथ क्या चीज़ें रहीं। तो काफ़ी ज़्यादा समझना मुश्किल हो जाएगा कि अगर उस कैरेक्टर को चाइल्डहुड के बाद सीधा हमें मारना ही था, तो स्टोरी में उसका मेन रोल क्या था, क्यों उसको स्टोरी में इंट्रोड्यूस कराया गया। ठीक है, तो इसलिए एक वर्क ऑफ साइंस क्रिएट करने के लिए, एक स्ट्रक्चर, एक कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए मोटिव का यूज़ करते हैं। ऑल्सो मोटिव कैन हेल्प राइटर्स वेव टुगेदर डिफरेंट एंड सीमिंगली अनरिलेटेड पार्ट्स ऑफ अ नैरेटिव। देखिए, कई बार कुछ अनरिलेटिव पार्ट्स भी होते हैं, जैसे स्टोरीज़ में, मेनली ड्रामाज में कई बार कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं कि जिनका बहुत मेजर रोल नहीं होता है, बहुत माइनर सा रोल होता है, बट कहीं ना कहीं उनकी इंपॉर्टेंस प्ले में बनी रहती है। तो और कई बार कुछ अनरिलेटेड पार्ट्स भी होते हैं, तो उनको स्टोरी में एक तरीके से कंपनशेट करने के लिए राइटर मोटिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑल्सो मोटिव enables writers to subtly restate or remind the readers of certain ideas throughout a text using vivid and often memorable imagery. दूसरा, मोटिव कई बार राइटर को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक तो जो वो सर्टेन आइडियाज़ उसके माइंड में हैं थ्रू आउट द स्टोरी, थ्रू आउट द ड्रामा, उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे हमें उनको मेमोरेबल बनाना है, कहाँ पे हमें कुछ इमेजनरी ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है मोटिव का यूज़। आई होप इट्स क्लियर। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोलॉग। तो प्रोलॉग काफ़ी सिंपल सा है, मतलब मेनली आपने ये कुछ स्टोरीज़ में भी पढ़ा होगा, या जब भी आपने 9 to 12th में भी, या फर्स्ट और सेकंड सेम में भी आपने पढ़ा होगा, जब भी हम किसी स्टोरी को पढ़ते हैं या कोई भी ड्रामा पढ़ लीजिए, तो ड्रामा से पहले कुछ आपका पीस ऑफ राइटिंग होता है जो एकदम स्टोरी के बिगनिंग में होता है। ठीक है, जो स्टोरी की, मतलब जो हमारा स्टोरी का मेन पार्ट है, जो हमारी मेन स्टोरी है, उससे काफ़ी ज़्यादा वो सेपरेटेड होता है, मतलब दोनों के बीच में कोई भी इंटरकनेक्शन, कोई भी लिंक नहीं होता है। बट वो जो आपको स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ कह लीजिए, या फिर कुछ लाइन्स होती हैं जो मेन स्टोरी से बिल्कुल अलग होती हैं, वो अक्सर देखने को मिल जाती हैं, तो वही हमारा कहलाता है प्रोलॉग। तो ये एक लिटरेरी टर्म्स है। अब मतलब काफ़ी शॉर्ट ऑफ लाइन्स इसके अंदर होती हैं, तो ज़्यादा डिटेलिंग इसमें नहीं होती है, और मेनली चीज़ ये है कि ये स्टोरी को कहीं से भी कनेक्ट नहीं करता है। जैसे अगर हम किसी एग्जांपल की बात करें, तो जैसे 9th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में जो हम बिहेवियर मूवमेंट की बुक्स वगैरह हुआ करती थी, तो उनमें जो स्टोरीज़ होती थी, उनमें मेनली क्या होता था कि चैप्टर का नेम जिस पेज पर हुआ करता था, फर्स्ट पेज पे, तो स्टोरी आपका सेकंड पेज से स्टार्ट होती थी, बट फर्स्ट पेज में आपको वो जो राइटर है उसके चाइल्डहुड की कुछ मेमोरीज बता दी गई हैं, या उस चैप्टर में कहीं पे राइटर ने कोई कॉन्सेप्ट या कोई आइडियाज़ जो वो आपको दिखाना चाहता होगा, उससे रिलेटेड चैप्टर से अलग कोई स्टोरी या कोई इवेंट उस फर्स्ट पेज में डाल दिया जाता था। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं प्रोलॉग, जिसका मेन स्टोरी से कोई भी रिलेशन नहीं होता था। अब अगर हम बात करें हमारे लास्ट लिटरेरी टर्म की, दैट इज एपिलॉग, तो देख लेते हैं एपिलॉग क्या होता है। मेनली एपिलॉग इज ऑल्सो लिटरेरी डिवाइस दैट फंक्शंस एज अ सप्लीमेंटल बट सेपरेट मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, and it is also often used to reveal the fates of the characters in a story and wrap up any loose end। तो अगर मैं इसको एक लाइन में और सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश करूं, तो एपिलॉग होता है आपका उपसंहार, मतलब कंक्लूजन। जैसे आपने एसेज में हमेशा कंक्लूजन पढ़ा होगा, तो मेनली जो आपका कंक्लूजन पार्ट होता था वो पूरे एसे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता था, बट होता वो आपका एसे का पार्ट ही था। एक तरीके से कह लीजिए कि पूरे एसे का जो सार है, या जो आइडिया या जो प्रॉब्लम आप उसमें रिफ्लेक्ट करना चाहते थे, वो नज़र आती है आपके कंक्लूजन में। तो मेनली जो ड्रामा में कंक्लूजन या एपिलॉग कह लीजिए इसको, जो ड्रामा में एपिलॉग यूज़ होता है, उसका काम होता है जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं उनके फेट को डिसाइड करना, या कैरेक्टर्स की रिवेलिंग से मतलब है यहाँ पे गुड कैरेक्टर्स हैं या बैड कैरेक्टर्स हैं, तो गुड को रिवॉर्ड मिलना, बैड को पनिशमेंट मिलना, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो एपिलॉग के थ्रू दिखाई जाती हैं। और दूसरा ये काम करता है रैप अप करने का। रैप अप से मतलब है पूरी स्टोरी को समराइज़ करना, पूरी स्टोरी का एंड आपको कंक्लूजन निकाल करके देना। ठीक है, तो बाकी आगे इसमें डेफिनेशन में आप लिख सकते हो, एन एपिलॉग इज ऑलवेज सेट एज सम पॉइंट इन द फ्यूचर आफ्टर द मेन इवेंट ऑफ द स्टोरी हैव टेकन प्लेस। तो कई बार इस एपिलॉग को आप देख सकते हो कि स्टोरी अभी आपका प्रेजेंट में चल रही होती है, बट कुछ पार्ट उसका कई बार आपको पास्ट का दिखा दिया जाता है, कई बार आपको फ्यूचर का दिखा दिया जाता है, तो वहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स में हम कई बार एपिलॉग का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड समटाइम पार्टिकुलरली इट जनरल fictions it is also used to hint at the next installment in a series of work, इन अ सीरीज ऑफ वर्क। जैसे अगर हम बात करें कोई भी स्टोरी या कोई भी हॉरर मूवी का एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी ट्रेजिक ड्रामा है, तो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट पे आप रिलेट कर पाते हो कि हाँ, स्टोरी में या तो कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है, तो वो जो हिंट्स आपको बीच में दे दी जाती हैं, वही आपका क्या होता है, वही लिटरेरी टर्म्स या लिटरेरी जो डिवाइसेस हैं वो आपके क्या होते हैं, एपिलॉग होते हैं। ठीक है, एंड द एपिलॉग ओरिजिनेटेड विद ग्रीक
प्ले राइट्स एंड पोइट्स। तो ये हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि जितने भी, क्योंकि हम ब्रिटिश ड्रामा को पढ़ रहे हैं तो मेनली यहाँ पे जितने भी टर्म्स निकल करके आती हैं तो इन वर्ड्स का जो ओरिजिनेशन है वो आपका ग्रीक ही है। सारे के सारे वर्ड मोस्टली आपका लैटिन से ही लिए गए हैं। एंड एपिलॉग सर्व्स बोथ एज अ समरी ऑफ द प्ले, मोरल लेसन्स एज वेल एज रैप अप ऑफ द कैरेक्टर्स फेट। तो ये जो एपिलॉग है आपका, ये दोनों ही चीज़ों का काम करता है कि ये रैप अप करने का काम भी करता है, दूसरा स्टोरी को समराइज भी करता है, और उस पूरे लेसन में या पूरे ड्रामा में क्या मोरल आपको राइटर देना चाहता था वो भी आपको पता चलती है एपिलॉग के थ्रू। ठीक है, देखिए एपिलॉग काफ़ी अच्छा तरीका है जिससे हम अपने रीडर्स को बता सकते हैं कि कैरेक्टर्स के साथ क्या हुआ था, स्टोरी के एंड में क्या हुआ, मिड में क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या हुआ, या बाद में क्या होता है, मतलब एंडिंग में क्या होता है। इफ़ द एंड ऑफ द बुक इज़ एम्बिशियस इन एनी वे, इट कैन ऑल्सो बी अ चांस टू शो हाउ द इवेंट्स ऑफ द एंटायर स्टोरी इम्पैक्टेड द कैरेक्टर। तो स्टोरी में जितने भी इवेंट्स हुए उनका एक कैरेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो चीज़ें भी, कैरेक्टर पे इम्पैक्ट जो पड़ता है वो चीज़ें भी हम एपिलॉग के थ्रू दिखाते हैं। या कई बार आपने देखा होगा कि ड्रामास को या स्टोरीज़ को ना एकदम लास्ट में भी ना कुछ चीज़ें उसमें अनसॉल्व या अनरिवेल्ड छोड़ दी जाती हैं जो कि आपको उसके सेकंड पार्ट में नज़र आती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हम कौन से डिवाइस को या कौन सी टर्म्स को यूज़ करते हैं, दैट इज़ एपिलॉग। एपिलॉग ऑल्सो सेटल्स द पॉसिबिलिटी ऑफ सीक्वल। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि किसी भी मूवी का या किसी भी ड्रामा का सीक्वल बनना होता है तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, एपिलॉग करते हैं कि कहाँ पे हमें स्टोरी को छोड़ना है, कौन सी हमें ऐसी चीज़ छोड़नी है कि जो उन रीडर्स में या जो भी ऑडियंस है उसके अंदर एक कंटिन्यू मतलब बना रहे कि आगे स्टोरी में क्या होना है या इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। तो वो जो इन्जॉयमेंट है या वो जो एक तरीके से आप कह सकते हो क्यूरियोसिटी है वो उनके अंदर बनी रहनी चाहिए। तो इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं एपिलॉग का। तो आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, या कोई और टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।